नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर पर। मैं संतोष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को लेकर आ रहे हैं, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछेंगे। अगर आपको डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा कुछ का सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, वन शॉट में जानेंगे। वन शॉट यानी एक ही बार में खत्म कर लेंगे इसको हम। आगे है कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आया है क्रैश कोर्स का, जो आपको मिलेगा अपने ही चैनल पे, अपने ही वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको मात्र 299 रुपया में। और लाइव क्लास जिसमें मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। यानी आप ऑनलाइन नहीं अगर देख पाते हैं तो ऑनलाइन नहीं देख पाने के कारण अगर रिकॉर्ड हो जाएगा उसको वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास PDF नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा और पैनल PDF मिलेगा। आगे जो है आपका, आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ नजर देखिएगा, क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड एग्जाम 24-25। अगर आप 10th के लिए हैं तो पंकज स्टडी सेंटर का ऐप है, और अगर आप 12th के लिए है तो योद्धा अकेडमी का है, और इस पर आपको मिलेगा सारा का सारा सॉल्यूशन। ठीक, आइए आगे हम देखते हैं जैव विविधता। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है साथियों? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो आइए, जैव विविधता यानी जैव जिसमें जान हो, जैव यानी जिसमें क्या हो? जान हो। ठीक है, विविधता अलग अलग प्रकार के, जैसे जैव विविधता का अर्थ है कि आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादप एवं जंतुओं के विभिन्न प्रकार, यानी एक दूसरे का जुड़ा हुआ है आपस में क्या जुड़ा हुआ? घनिष्ठ रूप से। जैव विविधता का अर्थ क्या है? घनिष्ठ रूप से जुड़ा, जैसे पादप हुआ, जंतु हुआ, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। उसी को हम क्या जानते हैं? जैव विविधता। ठीक है, आगे है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक यानी पहले से मौजूद हो इस प्रकृति में, नेचर में, और जो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो भगवान का दिया गया है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने। यहाँ देखिएगा, स्वयं उगने। ठीक है, जो किसी को जरूरत ना पड़े, वो खुद पनपता रहे, जैसे घास हो जाता है और पेड़ पौधा खुद पनपने वाले पादप समूह, जैसे वन। ठीक है, वन लगाने की जरूरत है। वन अगर आप एक बार लगाते हैं, अगर नहीं लगाए हैं तो अपने आप जंगल हो जाता है। ठीक है, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार है। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यही क्या है? हमारा प्राकृतिक वनस्पति है। आगे है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। स्वदेशी आप समझ पा रहे हो, जो अपने ही देश में उगने वाले हैं। स्वदेशी, स्वदेश यानी अपना ही देश, स्वयं का देश। ठीक है, स्थानिक पादप, अक्षत, प्राकृतिक यानी इसका मतलब है वनस्पति जो विशुद्ध रूप से भारतीय है। जो विशुद्ध रूप से मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है कि वो कहाँ का है कहाँ का नहीं, एकदम भारतीय है, विशुद्ध रूप से क्या है? भारतीय है। इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। स्वदेशी मतलब अपने ही देश में उगने वाले प्रजाति को क्या कहते हैं हम लोग? स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। आगे है परितंत्र परिस्थितिकी तंत्र। क्या है? परितंत्र यानी परिस्थितिकी तंत्र। किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े होते हैं, यह परिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ देखिएगा, किसी क्षेत्र के पादप यानी पौधा। ठीक है, पादप यानी क्या होता है? पौधा। किसी क्षेत्र के पादप और जंतु जैसे भैंस, गाय, ये सब क्या है? जानवर और जंतु है, कीट। ठीक है, अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परस्पर जुड़े होते हैं, यही तो परिस्थितिकी तंत्र है। यानी एक दूसरे पर निर्भर रहे, जंतु और पादप जो है एक दूसरे पर अगर निर्भर रहे। आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए परिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो किसी क्षेत्र के पादप और जंतु जो एक दूसरे पर भौगोलिक रूप से निर्भर रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। ठीक है, बनाता है। मानव भी इस प्रकार एक प्रमुख भाग है। मानव अब कैसे प्रकार है तो देखते हैं। यहाँ देखिए, आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, कितना अच्छा डायग्राम है। देखिए, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, पहले यहाँ देखिए, प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, और इसको क्या खाएगा? ये, और इसको ये, और ये इसको, मतलब अब घटक मिल जाएंगे। यानी अगर हम लेते हैं कि इसको हम सजाए कैसे, जैसे आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जैसे दिया जाएगा कि घास है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं बकरी है और मानव है। इसको सजाएंगे कैसे? तो देखिए, ठीक है, तो घास को कौन खाता है? बकरी, तो ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। बकरी को कौन खाता है? मटन।
ठीक है, तो मानव हो गया। तो ये प्राकृतिक, द्वितीयक और तृतीयक में आ गए। आप समझ पाए होंगे, आपको सजाने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा और संभवतः यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। संभवतः ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं और क्लास 10th में ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। घास, बकरी और मानव को सजाने के लिए आहार दे दिया जाएगा, तो घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को कौन? मानव। ठीक है, यही हमारा क्या है? परितंत्र है। आइए आगे। आगे है वन्य जीवन। वन्य जीवन यानी वन्य में रहने वाले जीवन, वन्य जीवन। वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में, जैसे बाघ जंगल में रहेंगे, गांव में आ जाएंगे तो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वैसे हाथी, इस सब के लिए एक अलग इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जो वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। और वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में क्या रहते हैं। ठीक। फ्लोरा और फौना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से आएगा। फ्लोरा और फौना, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरा किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप, फ्लोरा किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप को क्या कहते हैं? हम फ्लोरा कहते हैं। फौना किसे कहते हैं? तो जंतु की प्रजातियों को क्या कहते हैं? हम फौना। जंतु की प्रजाति, अलग अलग प्रजाति अलग अलग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फौना। और फ्लोरा किसे कहते हैं? सॉरी, किसी क्षेत्र या काल के विशेष पादप को क्या कहते हैं? फ्लोरा। ठीक है, आगे है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, भारत में, भारत का बात कर रहे हैं, अपने देश का बात कर रहे हैं। तो एक क्या कह रहा है कि भारत अपने वनस्पति जात यानी फ्लोरा में अति समृद्ध है। अति समृद्ध यानी यहां बहुत है। अति समृद्ध मतलब उनके पास सब कुछ है, मतलब सारा है। समृद्ध मतलब किसी उसकी कमी नहीं है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं। अब समझिए, इस यहां पे देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा। आप ऑब्जेक्टिव यहां से बना सकते हैं कि पादप प्रजातियां कितने हैं, तो 47,000 है। देखिए, हम सब्जेक्टिव को पढ़कर ही क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव का निर्माण करते हैं। तो हम सब्जेक्टिव जब पढ़ रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है या लिख लेना है। आपसे पूछेगा कि बताइए भारत में कितने प्रजातियां हैं, तो कितने प्रजातियां हैं? 47,000 प्रजातियां, तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां हैं। पुष्प यानी फूल का प्रजातियां कितना है? 15,000। स्थानिक स्वदेशी है, यानी यहाँ का है कि यहाँ का है, भारत का है। स्वदेशी अपना देश का है। दूसरा है भारत अपने प्राणी जात यानी फौना में भी अति समृद्ध है, यानी फौना में भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी जंतु प्रजातियां है। 81,000 से अधिक क्या है? प्राणी या जंतु प्रजातियां है। यहाँ गौर करिएगा, 47,000 क्या है हमारे पास? तो पादप है। 15,000 क्या है? पुष्प है। उसके बाद जंतु प्रजातियां कितने हैं हमारे पास? तो कितना है? 81,000। कितना है? 81,000 से अधिक है। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। और यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियां के कीट के भी, पतंग के भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए आइए। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पादप कितने हैं? तो भारत में पादप कितने हैं? लगभग 47,000 से अधिक है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फौना यानी भारत अपने 81,000 से अधिक क्या है? प्राणी या जंतु। प्राणी या जंतु हमारे देश में कितने हैं? 81,000 से अधिक है। ठीक है, पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? पक्षी कितने हैं? पक्षी कितने हैं? तो 1200 से अधिक है। मछली कितने हैं? मछली कितने हैं? आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मछली कितने हैं? 2500 से अधिक प्रजातियां मछली की, मतलब अलग अलग प्रजातियां समझिए। जैसे मान लीजिए मछली के अलग अलग, छोटा सा मछली हो जाएगा, नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कतला हो गया, कांटी हो गया, ये सब अलग अलग प्रजातियां मछली का है। ठीक है, यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। अब कीट पतंग कितने पाए जाते हैं? 60,000। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, यहां गौर कीजिएगा, लुप्त प्राय नाजुक अवस्था, जिसका मतलब कि क्षरण होने लगा है, यानी जो धरती से गायब होने लगा है, यानी जो है नहीं। आप देखते होइएगा बहुत सारे पक्षी पहले बहुत सारे नजर आते थे गांव घर में, लेकिन अभी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, यानी वो लुप्त प्राय की प्रजातियां हैं, उनका क्षरण होने लगा है, वो नाजुक अवस्था में है। उनको बचाएंगे कैसे? तो बचाएंगे हम पेड़ पौधा लगाकर। मोबाइल का उपयोग इतना हो रहा है कि पेड़ पौधा के लिए बहुत ही दुर्लभ अवस्था आ गया है, नाजुक अवस्था में है।
तो लुप्त प्राय आई होप कि आप समझे होंगे। लुप्त प्राय मतलब जिनका लुप्त होने के कगार पर है, जैसे डायनासोर हुआ करता था, वो क्या है अभी खत्म हो गया, लुप्त हो गया। तो वैसे ही जो अभी अभी देख रहे हैं वो नाजुक अवस्था में है। मान लीजिए कौवा है, तो कौवा आपको बहुत सारा दिखाई देता था पहले, अभी कम दिखाई देता है। तो अब जाने वाली प्रजातियां में मानिए, तो जैसे यहाँ देखिए कौन कौन है लुप्त प्राय, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ठीक है, चीता गुलाबी सिर वाली, यानी यहाँ देखिए फोटो लगा हुआ है सबका, गुलाबी सिर वाली बत्तख यहाँ लगा हुआ है, पहाड़ी कोयल लगा हुआ है, जंगली चित्तीदार उल्लू लगा हुआ है, ये सब क्या है लुप्त प्राय प्रजातियां है, ठीक है। मधुका इंसिट्स लगा हुआ है, महुआ की जंगली किस्म, ये महुआ आपको देखने में अभी गांव में नजर आता है या नहीं आता है, मेरे इधर थोड़ा कम गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है लुप्त प्राय है। और हुरबरिया क्या है, ठीक है, हुबरिया और हेप्टानिरोन घास की प्रजाति आदि है, यानी घास सभी क्या है मतलब लुप्त प्राय प्रजातियां और नाजुक अवस्था में है, ठीक है। लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, यानी ये जो है ये प्रजातियां इसके अंतर्गत कौन आएंगे, जो लुप्त होने वाला है, लुप्त होने का खतरा है उन पर। तो वो कौन कौन है देखेंगे। भारत में बड़े प्रजातियों में स्तनधारियों, स्तनधारी जीव किसको कहते हैं, तो स्तनधारी जीव उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या करता है, दूध पिलाता है, उसको क्या कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जीव तो मानव क्या है स्तनधारी है, ठीक है। हम लोग क्या पी कर आए हैं, दूध पी कर आए हैं, ठीक है। तो जो अपने बच्चे, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो किस में आते हैं, स्तनधारी में। स्तनधारी की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां और सरीसृपों की 15 जातियां। सरीसृप जो रेंगने वाले हैं, सरीसृप जो कौन होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, जो पैर रेंग रहे हैं वो कौन में आते हैं, सरीसृप में है। जल स्तरोचरों की 3 प्रजातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही है, ठीक है। लुप्त होने का खतरा यानी कि अब है नहीं है, कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है उसका। लगभग 1500 पादप प्रजातियां भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। कितने प्रजातियां, 1500। और ये जो है ये अगर लुप्त हो गया तो मानव ऐसी ही परेशान है। देख रहे हैं आप गर्मी के सीजन में कितना गर्मी पड़ता है, अभी तक भी गर्मी झेल रहे हैं हम लोग, आज तो ऐसे बारिश हो रही है, ठीक है। आइए आगे है प्रजातियों का वर्गीकरण, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, अब अंतरराष्ट्रीय क्या है, तो अपने देश से अलग पूरे विश्व के स्तर को अगर जोड़ लेते हुए किस में आते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संचालन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ICUN से डिनोट किया जाता है के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब प्रजातियों के वर्गीकरण कौन कौन है, तो सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ठीक है। ध्यान से इस लाइन को देखिए क्या कह रहा है लाइन, सामान्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए जिनकी संख्या सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीर और कृंतक इत्यादि, ठीक है। रोडेट्स, ये सब क्या है हमारा, ये क्या है सामान्य जातियां है जो जीवित रहने के लिए सामान्य क्या है मानी जाती है, जैसे पशु है, साल है, चीर है। आइए आगे, आगे है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां, लुप्त मतलब खत्म, ठीक है, जो लुप्त हो रहा है या खत्म हो गई है। तो ये वे जातियां हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिरवाली, यहां देख सकते हैं आप, ठीक है, यहां देख सकते हैं। आगे है लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं इनके रहने के आवासों में खोज करने की पर अनुपस्थित पाई गई है। खोज करने पर क्या पाई गई है, अनुपस्थित मतलब हो नहीं रहा है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिरवाली। ये देखिए ये क्या है, एशियाई चीता, एशियाई चीता यानी जो सिर्फ एशिया में है। आप लोग का एक सवाल है कि बताइएगा एशिया महादेश में कितने देश है, एशिया महादेश में, ठीक है, जिसमें हम लोग भी आते हैं भारत, कितने देश है, ठीक है, एशिया महादेश में कितने देश है, कमेंट में डाल दीजिएगा। आगे है शुभेग, ठीक है, शुभेग जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या के विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदल जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त प्रजातियों श्रेणी में शामिल हो जाएगी। आइए फिर से एक बार समझते हैं क्या कह रहा है कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है, मतलब बहुत सारी रही है, घनी बहुत सारी रही है,
विषम परिस्थितियों में, यानी अगर परिस्थिति अच्छा नहीं है, विषम परिस्थिति यानी अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों नहीं बदल जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है। क्या करती रहती है? घटती रहती है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दृष्टिकोण से है, और हम आपके लिए जल्द ही ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन करवाने आएंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। घटती रहती है। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी। आप याद रखिएगा कि सुलेभ जाति आपसे पूछेगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, कहेगा सुलेभ जातिया के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आप क्या दे दीजिएगा? नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी, ये सब क्या है? सुलेभ जातिया है। आगे है कि संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब यहां देखिए संकटग्रस्त यानी वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है? खतरा है, यानी संकट बना हुआ है इस पर, संकट, ठीक है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यानी जिन कारण, यानी इनका कोई कारण है, क्या कारण है? तो जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, अगर मान लीजिए जैसा स्थिति बना हुआ है, अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो ये लुप्त हो जाएगा। यदि ये जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना क्या है? कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, संघाई आदि, ये सब क्या है? संकटग्रस्त जातियां है। तो आप बताइए, काला हिरन संकटग्रस्त जातियां है? एकदम है। मगरमच्छ है, संघाई है। आगे है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ मतलब दिखाई नहीं देने वाला, दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो चीज दिखाई ना दे, और दुर्गम मतलब आप बताइए कमेंट में, दुर्गम, ठीक है, दुर्गम, ठीक है, दुर्लभ और दुर्गम, ठीक है, हम बता देंगे आपको। दुर्गम आप लोग खोज कीजिए। दुर्लभ यानी ये इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेग है, मतलब शायद ही है, ठीक है, यानी इनकी संख्या बहुत क्या है? कम है, सुभेग है आदि। इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुमेघ है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित अगर होती है, इनको जो प्रभावित कर रही हो वो विषम परिस्थितियां नहीं अगर प्रभावित होती है तो इसमें क्या हो सकता है? परिवर्तित नहीं होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में क्या होता है? आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट की स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, ठीक है। स्थानिक जातियां, स्थान, जिस स्थान पे रह रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम? स्थानिक जातियां। स्थानिक यानी उसका मतलब एक स्थान होगा, जैसे हम लोग का एक स्थान है कि हम लोग घर में रहते हैं, जंगल का जीव जंगल में रहता है, यही स्थानिक। भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली, अंडमान निकोबार जैसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, आप जान रहे होइएगा, ठीक है, निकोबार, अंडमान। सुअर और अरुणाचल के मिथुन, अरुणाचल के मिथुन, ठीक है, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण है। आगे है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। ह्रास, ह्रास मतलब खत्म हो रहा है जो चीज, ह्रास, कम जाना। ह्रास मतलब क्या होता है? कम जाना, डिप्रिसिएशन कहते हैं इसको, डिप्रीस कहते हैं उसको, कम जाना कहते हैं, ठीक है। तो एक है कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से, क्या है? भारतीय वन संरक्षण के आंकड़े, अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारतीय वन संरक्षण के आंकड़े कब प्रस्तुत हुआ? 1951 में। 1951 से 1980 के बीच क्या है ये? 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में कृषि भूमि में बदल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। भारतीय वन संरक्षण आंकड़े के अनुसार 1951 से जो है 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को क्या कर दिया है? वन क्षेत्र को क्या कर दिया? कृषि भूमि में बदल दिया गया है। कृषि यहाँ यानी जहाँ कृषि नहीं होता था, वन था, सिर्फ जंगल झाड़ वन था, उसको किस में बदल दिया गया है? कृषि भूमि में बदल दिया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर समझते हैं भारत का नक्शा कभी देखे हैं? पश्चिम बंगाल को देखें, और पश्चिम बंगाल की तरफ जो ये लटका हुआ प्रदेश मिलेगा आपको, जैसे ये, सॉरी, ठीक है,
ये आपको भारत जैसे ये भारत, ठीक है, और इधर आप देखते होइएगा ये वाला देख रहे हैं ना, इसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर। तो विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरण यानी झूम कृषि आपसे पूछेगा, झूम कृषि विशेषतर कहाँ किया जाता है? तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र या मध्य भारत यानी बीच वाले भारत, यानी मध्य प्रदेश के इलाका वाले भारत, यानी मध्य प्रदेश तो हो ही गया मध्य भारत में, उसके अगल बगल के जितने भी देश राज्य है वो सब मध्य भारत में आते हैं। स्लैश और बर्न, खेती के चलते वनों की क्या करना? कटाई या निम्नीकरण हुआ है। यही वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। ह्रास मतलब कम हो रहा है। उसके बाद है संवर्धन और वृक्षारोपण। अब बचा कैसे सकते हैं हम? तो वृक्षारोपण से कर सकते हैं। इसलिए सरकार देखिएगा जगह जगह मुहिम चलाया हुआ है, ठीक है। आप अगर आईपीएल देखते होइएगा तो आईपीएल का फाइनल मैच में देखिएगा या सेमीफाइनल मैच में देखिएगा कि जितना बॉल डॉट जाएगा उसके लिए उतना पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। तो संवर्धन वृक्षारोपण, जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। यानी जब व्यावसायिक महत्व के लिए यानी बिजनेस पर्पस के लिए, किसके लिए? बिजनेस के लिए किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है, तो इस संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। संवर्धन वृक्षारोपण उसे कहते हैं जब व्यवसाय के लिए किया जाता है। भारत में कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया जाता है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। चुनिंदा प्रजातियों को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। कुछ प्रजाति को बचाने के लिए बहुत सारे प्रजातियों को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है, क्योंकि व्यावसायिक महत्व के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधा को काट रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उससे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसको फायदा हो रहा है, लेकिन नेचर को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। आगे है विकास परियोजनाएं। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाओं का मूल रूप दिया गया। आज़ादी यानी भारत हमारा गुलाम था, उसके बाद जब आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर विकास के लिए क्या किया गया? इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। एकदम सही बात है। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर अधिक वनों का क्या हो चुका है? सफाया हो चुका है। आज़ादी के बाद जब हम विकास के रास्ते पर बढ़े तो नई नई फैक्ट्री लगाना हुआ, तो उसके कारण हम क्या किए? 5000 से अधिक वर्ग किलोमीटर के वन का क्या हो चुका है? सफाया हो चुका है। आगे क्या है? खनन। खनन से आप लोग जानते होइएगा, आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में, चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ाए थे। आप अगर नहीं देखे होइएगा तो जाके देख लीजिए। खनन, खनन मतलब खदना, गड्ढा खड़ना, ऐसा समझिए खनन, ठीक है। तो खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। अब खनन से तो नुकसान पहुंचेगा ही, ठीक है। जहां पेड़ पौधा लगा हुआ है उसको काट के मिट्टी को क्या कर रहे हैं? हम खन रहे हैं, ठीक है। उदाहरण, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व, डोलोमाइट का खनन। अब यहाँ आपके लिए याद करने वाला कौन सवाल है? महत्वपूर्ण। तो आपको याद करना है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल है ये। और उस बक्सा टाइगर रिजर्व में कौन सा मिट्टी का खनन हो रहा है? डोलोमाइट। मिट्टी कौन? डोलोमाइट, ठीक है। आगे है संसाधनों का असमान बंटवारा। संसाधनों का असमान बंटवारा यानी कोई भी संसाधन का असमान बंटवारा, मतलब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, समझे? ये है असमान। समान मतलब सबको बराबर बराबर दिया जाना। तो अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। एकदम सही बात है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधा को काट देना, दोहन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ज़्यादातर बिजनेसमैन ही कर रहे हैं। और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एकदम सिंपल है, पेड़ पौधा कटेगा तो किसका नुकसान होगा? पर्यावरण का होगा। समझ पा रहे हैं? संसाधनों का अधिक बंटवारा हो गया। आगे क्या है? आगे है हिमालयन यब। हिमालयन यब, हिमालयन यब चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष, चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष जिसको हिमालयन यब कहते हैं। एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया गया है। औषधीय समझते हैं? जैसे एलोवेरा औषधीय, जिसका इलाज पहले डॉक्टर अगर मान लीजिए इतने व्यापक स्तर पर डॉक्टर नहीं होते थे तो हम क्या करते थे? औषधि से इलाज करते थे, पेड़ पौधे से इलाज करते थे, ऋषि मुनि करते थे। उसका जो है उसका भी दोहन अब हो रहा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया गया है, ठीक है। तो इसको बचा के रखना है हम लोगों को, प्राकृतिक संसाधन है। उपयोग, पेड़ की छाल,
पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं हम देखिए। पेड़ की छाल, पत्ती और टहनी और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जिससे मनुष्य अपने जीवन में उपयोग कर सकता है। यहाँ देखिए कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, इतना खतरनाक रोग के उपचार के लिए हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन दुष्प्रभाव की बात यह है कि ये खत्म हो रही है। नुकसान क्या क्या हो सकता है, ये तो उपयोग कर सकते हैं। नुकसान, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ क्या गए हैं, सूख गए हैं। ठीक है, ये क्या है, नुकसान है इसका। आगे है कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। एकदम सही बात, संसाधन कम होने पर समाज पर क्या प्रतिकूल मतलब निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, मतलब ज़्यादातर महिलाओं पर बोझ दे दिया जाता है। जैसे ईंधन, लकड़ी उकड़ी लाना, गांव में देखते हुए लकड़ी उकड़ी से खाना बनाना, चिपड़ी पातना, ये सब क्या है, ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें, ये ज़्यादा किसका काम दे दिया जाता है, औरतों के लिए, कि चिपड़ी कौन पातेगी, औरतें पातेगी। ठीक है, पुरुष के लिए कुछ नहीं किया जाता, ये ज़्यादा थोप दिया जाता है, यहाँ पर दे दिया, महिलाओं पर अधिक बोझ दे देता है। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। एकदम सही है, महिलाएं बहुत काम करती, इन संसाधनों की कमी होने से क्या होता है, महिलाओं पर अधिक काम बोझ दे दिया जाता है। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। ठीक है, पहले तो बहुत हुआ करता था, अभी कुछ सुधार है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर गांव में जो है पानी अगर नहीं है तो पीने के लिए हम मतलब गांव घर से दूर जाना पड़ता है महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ी। वनोन्मूलन यानी अगर पेड़ पौधा को हम काट रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है, से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। देखिए हकीकत है, सबसे ज़्यादा कष्ट कौन झेलेगा, गरीब ही झेलेगा। भारतीय वन्य जीव, ठीक है, भारतीय वन्य जीव जिसको संरक्षण, जिसको बचाया, अधिनियम 1972। अब आइए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही भी आई है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लाया गया, 1972। इस ईस्वी को याद रखना है आपको। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब आया, 1972। 1960 और 1970 के दशक, अच्छा दशक यहाँ दिया है, दशक मतलब होता है 10 वर्ष। एक दशक बराबर कितने वर्ष, 10 वर्ष। तो 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षण ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को क्या किया, लागू किया। यानी वन्य जीव को बचाने के लिए सरकार से एक संरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे वन्य जीव को बचाया जाए। तो इसलिए पेड़ पौधा को काटना जो है कानूनन अपराध है, लेकिन तो पर भी लोग दोहन इसका कर ही रहे हैं। उद्देश्य, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, मतलब वन्यजीव संरक्षण का। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, यानी जो जीव को नहीं मारना है, चाहे वो सांप हो कुछ भी हो, उसको हटा देना है, क्योंकि एक दूसरे पर सब डिपेंड है। हम लोग भी, वो लोग भी डिपेंड है, अब घटक के रूप में काम आते हैं। हम लोग से जो नहीं हो पाएगा वो मतलब संतुलन बनाए रखे हुए है। ठीक है, वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया है, यानी आप व्यापार नहीं कर सकते हैं चीज़ों, हिरन को या जंगली जानवर को नहीं मार सकते। आपको याद होगा सलमान खान ने एक हिरन मार दिया, उसके लिए अभी भी झेल रहे हैं। वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, कई केंद्रीय सरकार, कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। यानी कई केंद्रीय सरकार भी कहीं है, कई राज्य सरकार भी इसके लिए आया है। सबको आना चाहिए साथ में, अच्छी पहल है। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, बाघ को संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। ठीक है, समझे, आइए आगे। संरक्षण के लाभ, संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है और इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजें, जैसे जल, मूलभूत चीज मतलब जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जल के बिना रह सकते नहीं। हवा, ठीक है, हवा के बाद मिट्टी का संरक्षण भी होता है, समझ गया। ठीक, वन विभाग द्वारा वनों का क्या है, वर्गीकरण करना, बांट देना, वर्गीकरण कर देना। आरक्षित वन कौन कौन है, तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। आधे से अधिक क्या है, आरक्षित वन है। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को
सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। एकदम सही है, आरक्षित वन को सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा कुल वन का, यानी मान लीजिए अगर कुल 100 है तो इसका 1/3 क्या होगा? 1/3, यानी 33.33 निकल कर आएगा। आप परसेंटेज भी पढ़ लिए। सुरक्षित है, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। एकदम सही है, ठीक है। रक्षित वन किसे कहते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित है, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा क्या किया जाता है? किया जाता है। आगे है अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वर्गीकृत वन कहते हैं। यानी अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, ठीक है, जिस पर कुछ हो नहीं रहा है, बंजर भूमि, सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। समुदाय मतलब एक जाति का एक समुदाय, अलग अलग मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग लोग मिलकर समुदाय का निर्माण करता है। स्वामित्व मतलब उसका मालिकाना हक होता है। वर्गीकृत वन कहे जाते हैं, ठीक है। आइए, वन्य जीव को होने वाले हरास पर नियंत्रण के उपाय, यानी वन्य जीव जो हो रहे हैं उनका हरास कैसे आप बचाइएगा, उनका नियंत्रण कैसे कर पाइएगा, वन्य जीव जो कटा रहा है उसका नियंत्रण कैसे करिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो सरकार जो कह रहे हैं कि आप पेड़ पौधा को नहीं काटिए, उसको आप फॉलो कीजिए। तो सरकार द्वारा प्रभावी जो वन्य जीव संरक्षण है अधिनियम है, उसके द्वारा भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निश्चय यानी जैव संरक्षण स्थान प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए गए हैं, ठीक है। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्योगों का वित्तीय एवं तकनीकी सहायता किया गया है। और ये सन 1992 में इसमें हाथी को बचाने के लिए एक संरक्षण, हाथी यानी एलिफेंट संरक्षण के लिए आया था। इसको याद रखिएगा आप, 1992। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय परिस्थितिकी परियोजना को शुरू की गई है। यानी इस सब को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या शुरू किया है? बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, हाथी परियोजना, इस सब को बचाने के लिए कानून लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद है 89 यानी 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभयारण्य तथा प्राणी उद्योग बनाए गए हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं? 89। 490 वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ वन्य जीव अभयारण्य समझते हैं? वन्य जीव अभयारण्य मतलब जहाँ वनों को संरक्षित, वन्य के जीवों को संरक्षित रखा जाता है। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक परिस्थितिकी व्यवस्था में महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। सरकार ही सारा काम करेगी ये तो अच्छी बात नहीं है, हमको भी कुछ करना चाहिए। चिपको आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछता है, ना पूछने का सवाल ही नहीं है चिपको आंदोलन से, ठीक है, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, पर्यावरण रक्षा यानी पेड़ों को, और यह भारत के उत्तराखंड राज्य किसानों के वृक्ष की कटाई के विरोध करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली यानी 1970 में प्रारंभ हुआ। और हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए होता क्या था, पेड़ पौधा को काटने थे तो वहाँ के चमोली जिला जो उत्तराखंड में, तत्काल उस समय उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी को अलग हुआ। देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने भारत के, कौन कौन? झारखंड, ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ? अपना बिहार से, झारखंड अलग हुआ बिहार से। उसके बाद उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। और एक और अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और ये कहाँ से, किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश से, ठीक है, याद रहेगा। झारखंड से बिहार अलग हुआ, ठीक है, उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। तो उत्तराखंड के जो चमोली गांव था ना, वहाँ पेड़ को काटा जाता था, तो वहाँ के व्यक्तियों ने ये किया कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे, और जाके पेड़ से चिपक जाते थे। और ये 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि चिपको आंदोलन के प्रारंभ कब हुआ? तो 1970 में। किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से, ठीक है। और एक और यहाँ छूट गया है, मान लीजिए चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति तो सुंदर लाल बहुगुणा, याद रखिएगा, सुंदर लाल
बहुगुना। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है, क्या है? चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। कैसे संबंधित है? वन संरक्षण से, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों को विलुप्त होने से बचने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? 1973 में। ये देखिए, ये याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव यहीं से बन रहा है, देख लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973 में। और किसके लिए? तो बाघों को संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी। यानी 20वीं सदी जब शुरुआत हुआ तो बाघों की आबादी कितनी थी? 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1827 हो गई है। कितना घट गया देख लीजिए, 55,000 से आ गए हम 1827 पे। अब तो और कम गया होगा, ठीक है। बाघ की आबादी के लिए खतरे, व्यापार के लिए शिकार हो रहा है बाघ का, ठीक है। सिमटता आवास हो रहा है, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि, ठीक है। आइए आगे, आगे क्या है? महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक एक नंबर का जो पूछा जाएगा। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। असम के मानस, यानी मानस कहाँ है? मानस कहाँ है? मानस कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। केरल में पेरियार, पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है? केरल में है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रेरणा का उदाहरण है। इतने जितना भी आपको लिखवाया, जैसे सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। मानस कहाँ है? असम में। पेरियार कहाँ है? केरल में। अलग छांट लेना है आपको कॉपी में और याद कर जाना है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आता है, ठीक। तो यहाँ अब खत्म हुआ आपका वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।